प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आज़म को चैलेंज दिया गया है उसकी बात करेंगे, रेंटल पावर केसेस की, और साथ ही साथ सबसे पहले हम वज़ीर आज़म इमरान खान का जिक्र करेंगे। कल कौमी असम्बली में उन्होंने जहां दीगर बातें की और अपनी 2 साल कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया, वहां उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली उसामा बिन लादेन से मुतल्लिक। उन्होंने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। उसकी बड़ी बाज़गश्त हो रही है, इसको अपोजिशन ने भी बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। पहले ज़रा देखते हैं कि वज़ीर आज़म ने एग्जैक्टली कहा क्या था, फिर आगे इस पर बात करते हैं। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा। यानी हमारा एलाए हमारे ही मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा, और 70,000 पाकिस्तानी मर चुके हैं उनकी जंग के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान जो इससे पहले भी मुतअद्दिद नेशनल और इंटरनेशनल टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज़ दे चुके हैं, इससे मुतल्लिक उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि जो शख्स दहशत फैलाए, मजलूमों का कत्ल करे, वो दहशत गर्द है। लेकिन कल जो कौमी असम्बली के फ्लोर पर हुआ और जिस तरह से उन्होंने शहीद कहा, उसके ऊपर बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है अवाम के अंदर भी। अपोजिशन ख़ास तौर पर असम्बली के फ्लोर पर भी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो शख्स जो हमारी सरजमीन के ऊपर दहशत लेकर आया, दहशत गर्दी की, वज़ीर आज़म ने उसके लिए शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये बड़ा मायूब है, ये नहीं होना चाहिए था। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो साहब के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर उन्होंने कहा है कि जी उसामा बिन लादेन को वज़ीर आज़म ने शहीद करार दिया है, वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन गए हैं। लेकिन वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं शहबाज गिल साहब, वो आए और उन्होंने ऑफिशियल एक बयान और वजाहत जारी करते हुए वज़ीर आज़म के बयान पर यह कहा है कि वज़ीर आज़म ने इसी तकरीर में 2 बार हलाक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है। कुछ लोग हैं जो अपने मकासद के लिए गैर ज़रूरी तौर पर इस बयान को मुतनाज़ बना रहे हैं। अब अपने एनालिस्ट से हमारा बुनियादी सवाल कुछ यूँ है कि क्या वाकई में ऐसा है जैसी वजाहत शहबाज गिल साहब ने की है? क्या लोग गैर ज़रूरी तौर पर इस बयान को मुतनाज़ बना रहे हैं? क्या शहबाज गिल साहब की वजाहत दुरुस्त है? हाँ या ना के ऑप्शन हैं, लेकिन जनरल कमेंट भी कर सकते हैं। पैनल पर आज हमारे साथ मौजूद है बेनज़ीर शाह साहिबा, महबूब सरफराज साहिबा, मज़हर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब और इरशाद भट्टी साहब। बाबर सत्तार साहब, क्या लगता है आपको, जैसे कहा जा रहा है कि स्लिप ऑफ टंग था, यही है या फिर बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है? अभी आपने जो चलवाई है इसमें तो कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं नजर आती। देखिए, इमरान खान साहब की तो एक कंसिस्टेंट अप्रोच रही है ना, कोई नई बात तो उन्होंने नहीं की थी। इमरान खान साहब हकीमुल्लाह महसूद को जब मारा गया था तो उस वक्त उन्होंने अफसोस किया था पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, ये सबको पता है। APS से पहले वो कुछ लोग हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने ऑपरेशंस के खिलाफ बात की और कंसेंसस को इवॉल्व नहीं होने दिया पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, इमरान खान साहब सरे फहरिस्त थे, उसमें लीड कर रहे थे उस चार्ज को कि TTP, वो कहते थे हमारे भाई हैं ये, वो कहते थे कि इनके दफ्तर खोलें अक्रॉस पाकिस्तान। हमारे दोस्त सिरल एल्मीडा ने तो आर्टिकल भी लिखा था, द मैन हु सोल्ड पाकिस्तान। एक बड़ा क्रिटिकल जंक्चर था, लोग मर रहे थे और यहाँ पे ये फरमा रहे थे कि इनसे बातचीत होनी चाहिए, इनके साथ लड़ाई नहीं करनी। तो उस चीज को, और फिर तालिबान ने, TTP ने जो अपनी निगोशिएशन कमेटी बनाई थी उसमें ने नामजद किया था, तो इनका निकनेम पड़ा तालिबान खान, जिससे ये बड़े नाराज होते थे। तो एक कंसिस्टेंट अप्रोच है इमरान खान साहब की मिलिटेंसी की तरफ, एक्सट्रीमिज्म की तरफ और अपीजमेंट की अप्रोच है कि जो शख्स उठाए, और बेशक देख लें फैजाबाद धरने वाले इवेंट्स को, उससे पहले तो एक कंसिस्टेंट उनकी अप्रोच है जिसमें आप ये नहीं देख रहे कि ये शख्स क्या कर रहा है, लेकिन बाहर से कोई आए, वो कहते हैं जी फौजों को नहीं लड़ना चाहिए था, और हमारी फौज ने लड़ाई की और हमने देखा कि इनकी अप्रोच गलत थी। जो 2010, 11, 12, 13, 14 में अप्रोच की, अपीसमेंट की, वो अप्रोच गलत थी क्योंकि अल्टीमेटली लड़ाई करनी पड़ी। और आज जो पाकिस्तान में पीस है वो इस वजह से है क्योंकि हमारे जो फौजी दोस्त हैं उन्होंने वहां पे कुर्बानियां दी हैं, यहाँ पे सिटीजन ने कुर्बानियां दी हैं, जिसकी वजह से आज पीस है पाकिस्तान में, इस लड़ाई और इस जंग के बाद। और ये फरमाते थे कि ये किसी और की जंग है, तो ये कंफ्यूज नहीं है। ये अनफॉर्चुनेटली इनकी बेसिक इंस्टिंक्ट इस इशू के ऊपर गलत है
और ना सिर्फ गलत है बट इतनी गलत है कि इतना डेटा अब हमारे सामने है, एविडेंस हमारे सामने है, उसके बावजूद ही अपनी गलती मानने के लिए और आज फिर ये इन्होंने डिबेट शुरू कर दी, जिससे क्रेडिबिलिटी तो देखिए हमारी, आप फॉरेन पॉलिसी में देखिए, आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा एलआई है उसे हमें बताना चाहिए था, दूसरी तरफ आप एक टेररिस्ट को शहीद कह रहे हैं। भाई जिसे आप शहीद समझते हैं उसे क्या आप खुद जाके पकड़ लेंगे एक इंपीरियल पावर के लिए, जिस अमेरिका को आप इंपीरियल पावर कह के प्रेजेंट कर रहे हैं? तो यानी ये इररिस्पॉन्सिबल नहीं, ये रेकलेस है। ये मुल्क के साथ ये काम करना, पार्लियामेंट पे प्राइम मिनिस्टर का खड़े होकर उसामा बिन लादेन जैसे बंदे को शहीद कह देना, दिस इज रेकलेस। भट्टी साहब, मुतालबा किया जा रहा है कि वजीर आज़म इस बयान की वजाहत करें खुद आकर। क्या आपको लगता है कि शहबाज गिल की वजाहत ही काफ़ी है या फिर वजीर आज़म को खुद इसके ऊपर पॉलिसी बयान देना चाहिए? भारत खास तौर पे इसको बड़ा कैश कर रहा है। मैडम शेख, एक शेर सुनिए कि ये जब्र भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी सदियों ने सज़ा पाई। ये लम्हों की ख़ता है, यानी एक लम्हे के लिए मान लेते हैं स्लिप ऑफ टंग है। अब जो दुनिया ने इसे जिस तरह लिया है, ख़ास तौर पर भारत ने, मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है। एक तरफ आलमी मीडिया ये डिस्कस कर रहा था कल और आज कि पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन का हर तीसरा पायलट जाली या मशकूक डिग्री वाला है, यानी हमने अपनी पेट से खुद कमीज़ उठाई। दूसरी तरफ उसामा शहीद है, ये मेरा वज़ीर आज़म साहब ने के मुंह से निकला है और कौमी असम्बली में निकला है। क्या इमेज है, क्या तासुर है हमारा गया। बेचारा पाकिस्तान, मजलूम पाकिस्तान, यतीम पाकिस्तान, मस्कीन पाकिस्तान। फिर कहते हैं मेरे मुल्क की और हमारी इज्जत, साड़ी इज्जत क्यों नहीं करते लोग बाहर दे, साड़ी इज्जत से खेत मिट्टी करन के बाहर दे लोग। दूसरी बात यह है कि ये बजट तकरीर थी, आप अपनी 22 माह की कारकर्दगी बता रहे थे, कहाँ से आप घसीट के इसमें उसामा ले आए, एबटाबाद ले आए, माई बेस्ट फ्रेंड का मजमून ले आए, थर्स्टी क्रो की स्टोरी ले आए। भाई आपके बजट पर फोकस रहें, उस पर रहें। आपने माई बेस्ट फ्रेंड का मजमून ज़रूर सुनाना होता है। और फिर तीसरी बात यह कि आपने पर्चियाँ नहीं लेनी, बहुत अच्छी बात है, आप हमारे पर्ची वज़ीर आज़म नहीं है, नोट्स नहीं बनाने, ना बनाएं। तकरीर, बयान या ट्वीट से चंद लम्हे पहले सोच ही लिया करें। अब आप वज़ीर आज़म हैं, कभी आप सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़िक्र पर मुनासिब लफ्ज़ नहीं लगा पाते, कभी आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान में नहीं मिलता, कभी आप जर्मनी जापान की सरहदें मिला देते हैं, कभी आप टैगोर के कौल खलील जिब्रान का कौल बना देते हैं, कभी आप असद मरूफ की नज़म को इकबाल की नज़म बना देते हैं, कभी आपके 1 अरब दरख्त जो हैं 5 अरब दरख्त हो जाते हैं, कभी उसामा का कतब बेरहमाना, कभी मैं उसामा कत्ल पर बात नहीं करना चाहता, और कभी एक ही सांस में वो शहीद है और मारा गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इस मुल्क पाकिस्तान में जहाँ भुट्टो भी शहीद हैं और ज़ियाउल हक भी शहीद हैं, वहाँ तो ये सारी बातें चल जाती हैं, वहाँ ये सारी बातें गजनी यादाश्तें हैं। हम सारे, हमारे यहाँ भुट्टो भी शहीद है, ज़ियाउल हक साहब भी शहीद हैं, हम चल जाते हैं, हमारे अपने अपने शहीद हैं। मगर दुनिया में ये नहीं चलता, क्योंकि आलमी दुनिया अब आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौर पर लेती है। बाकी शहबाज गिल साहब से कहना है कि जब वज़ीर आज़म के मुंह से ये सब कुछ निकलेगा, खा गलती से ही निकलेगा, तो क्या मुतनाज़े नहीं होगा? मेरा ख्याल है कि ये शहबाज गिल साहब, फवाद चौधरी साहब या शिबली फराज साहब या किसी और बंदे का मसला नहीं है। इस उसामा इशू पर वज़ीर आज़म को फ़ौरन अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, और नहीं तो एक ट्वीट ही कर दें ताकि दुनिया को पता चल सके कि यह गलती से हुआ है या वज़ीर आज़म ऐसा समझते हैं। दोनों में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मेरा वज़ीर आज़म ऐसा समझता है तो ये फिर उनकी मर्ज़ी है, उनका एक ख्याल है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर वो ऐसा नहीं समझते और कन्फ्यूजन में हमारी बदनामी हो रही है तो फिर उनको अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। ठीक है, बेनज़ीर। अलीना, पहले तो मेरे ख्याल से आप और मैं अपनी गलती मानते हैं। हमारी गलती थी क्या? हमने ये बार बार कहा था, बल्कि हमारी ज़िद थी कि वज़ीर आज़म पार्लियामान में आए, तकरीर दे, पार्लियामेंट को अहमियत दे, तो फिर वो कल आ गए और उन्होंने मास्क उतार के ऐसी तकरीर की कि मेरे ख्याल से हम सब भी सर पकड़ के बैठ गए।
आज अगर आप अलीना जाके गूगल पे, हम सबके मास्क उतार दिए, आज अगर आप जाके गूगल पे उसामा बिन लादेन लिखें तो सबसे पहला नाम हमारे वज़ीर आज़म का आता है और पाकिस्तान का आता है। मतलब ये हमारी मशहूरी हुई है। देखिए, जो मेरा ख्याल है जिस वजह से वज़ीर आज़म ने ये बात की, मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों ये बात की, लेकिन मेरा जो अपना ख्याल है वो ये है कि वो अगले इलेक्शन को सोच के, अगले इलेक्शन को देख के उन्होंने ये बात की ताकि अगले इलेक्शन उनको ज़्यादा वोट मिले। क्योंकि देखिए, अफसोस की बात तो अलीना ये है, और ये हकीकत है, कि अभी भी पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि उसामा बिन लादेन जो एक दहशतगर्द है वो शहीद हुआ है, या वो ये भी कहते हैं कि उसको मारा नहीं गया, वो एक पूरा ड्रामा था, वो ऐसे ही आए और कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। तो ये एक सोच है पाकिस्तान में, और ये वो लोग हैं जिनसे वज़ीर आज़म वोट चाहते हैं अगले इलेक्शन में। तो वो ये नहीं सोच रहे, वो मुल्क का नहीं सोच रहे, वो अपने अगले इलेक्शन का सोच रहे, इस वजह से उन्होंने ये बात की। अच्छा, 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आती है अमेरिका से, हर साल वो एक टेररिज्म पे एक रिपोर्ट बनाते हैं। 2 दिन पहले वो रिपोर्ट आई है इस साल की। उसमें क्या लिखा था? उसमें अभी तक ये इल्ज़ाम है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान अभी भी कुछ दहशतगर्द तंजीमों को पनाह देता है, जैसे कि हक्कानी नेटवर्क, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये अभी भी उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। अच्छा, उसके जवाब में पाकिस्तान ने एक तो पहले रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी, उसके बाद उन्होंने जवाब दिया हमारे फ़ॉरेन ऑफिस ने कि इस रिपोर्ट में ये क्यों नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान का एक बहुत अहम किरदार था अल-कायदा को ख़त्म करने में। अब आप मुझे बताएं कि दुनिया हम पे हंसी रही होगी, क्योंकि एक तरफ तो फ़ॉरेन ऑफिस हमारा ये कह रहा है, दूसरी तरफ हमारे वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में खड़े होके अल-कायदा के सरबराह को शहीद कह रहे हैं। तो दुनिया हंस रही है और हंसती ही रहेगी हम पे इस बात पे। देखिए, जहाँ तक शहबाज गिल साहब की बात है, मेरे ख्याल से उन्होंने खुद भी वैसे तकरीर नहीं सुनी वज़ीर आज़म की। अगर उन्होंने सुनी होती तो शायद वो ये ट्वीट ना करते। वो मेरे ख्याल से उनको कोई व्हाट्सएप मैसेज आया होगा, उन्होंने वो व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा होगा और उन्होंने ट्वीट कर दी होगी। वैसे मैं इस व्हाट्सएप मैसेज के बारे में भट्टी साहब से भी पूछना चाहती थी कि ये कौन सा ग्रुप है जहाँ से मैसेजेस आते हैं और फिर सब एक साथ ही व्हाट्सएप मैसेजेस जो हैं वो ट्वीट कर देते हैं। अच्छा, मज़हर अब्बास साहब की तरफ पहले पॉइंट लेके चलते हैं। मज़हर साहब, क्या ये वज़ीर आज़म का गैर मोहतात रवैया था? ये जैसे बाबर साहब ने, बेनज़ीर ने पॉइंट किया कि ज़ाती सोच और पॉलिसी बयान में ये तज़ाद था जो कि जोश खिताबत में निकल के बाहर आ गया। देखिए, कल वज़ीर आज़म की तकरीर और वज़ीर आज़म की एंट्री गैर मामूली थी, और इसको इस बैकग्राउंड में देखना चाहिए कि जो पीटीआई के अंदर की बातें आ रही थीं, जो कैबिनेट में एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी की बातें आ रही थीं, जो फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू था, जो बीएनपी मैंगल ने जो है वो बाहर निकल आए गवर्नमेंट के, इस पूरी उसको सामने रखते हुए उनकी कल की तकरीर में कई मैसेजेस थे और कई लोगों के लिए मैसेजेस थे, कई ग्रुप्स के लिए मैसेजेस थे। वो अपने आप को एक बहुत ही कॉन्फिडेंट प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कल उन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की, इसीलिए उन्होंने लंबी तकरीर की, इसीलिए उन्होंने मुख्तलिफ इश्यूज़ को टच किया, और स्लिप ऑफ टंग उनसे हुई जब उन्होंने कहा कि अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को मार दिया, और फिर उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया, और फिर उन्होंने कहा जो जिस पे वो बिलीव करते हैं, और वो बहुत अरसे से बिलीव करते हैं इस चीज़ पे। उनका एक ख़ास नज़रिया है वॉर ऑन टेरर के हवाले से, और अगर 2008 या 2013 में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान होते तो शायद शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन भी नहीं होता, और शायद क्योंकि वो ऑपरेशन के ख़िलाफ़ रहे हैं, उनका अपना एक नुक्ता नज़र रहा है। लेकिन जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे याद आते हैं मुझे। यानी मुझे कल उनके वालिदैन पे क्या गुजरी होगी जब ये बयान दिया होगा उन्होंने। आप कल बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी पे, वॉर ऑन टेरर पे एक गैर ज़रूरी स्टेटमेंट था उनका, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वो जो भी उस पर बिलीव करते हैं, जो भी उनका नुक्ता नज़र है, आप अभी ग्रे लिस्ट पर हैं, आपने अभी FATF की शराइत पूरी करनी है। यानी ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कम से कम ये तो सोचे, और इसी तरीके से जिस तरह अभी भट्टी साहब कह रहे थे, जो सरवर खान साहब कह रहे थे कि 150 पायलट, आपको ज़रूरी है ये ऑन रिकॉर्ड पब्लिकली बात करना?
कि आपके पायलट्स भी मशकूक हो गए, जो पैसेंजर्स जाते हैं वो भी मशकूक हो गए, क्योंकि पैसेंजर्स भी रोके जा रहे हैं कोरोना की वजह से। फ्लाइट सस्पेंड हो गई हैं, बहुत सी एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट सस्पेंड कर दी हैं। सर अभी तो जो स्टैट्स दिए गए हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये सोर्सेज कह रही हैं उनका पता भी नहीं है। और फिर देखें उनका नुक्ता नज़र ही यही था, इसी वजह से उन्होंने तालिबान से मुज़ाकरात किए। इसीलिए उन्होंने एक इनिशियली जब भी गवर्नमेंट वो आए तो उन्होंने मुज़ाकरात किए तालिबान से। नवाज़ शरीफ साहब ने का नुक्ता नज़र भी जो है उनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं रहा एक ज़माने में, बाद में ज़रूर चेंज हुआ है। और नवाज़ शरीफ साहब इमरान खान साहब के पास गए थे जब ऑपरेशन शुरू होता, और जनरल राहील शरीफ के कहने पर गए थे, इमरान खान से मिले थे और उनसे कहा था कि एटलीस्ट आप न्यूट्रल हो जाएं, अगर कोई आप एक्सट्रीम पोजीशन जो है वो नहीं लें। तो इमरान खान साहब का एक मुतवातिर एक नुक्ता नज़र रहा है, वो बरमला इसका इजहार करें या ना करें, ये स्लिप ऑफ टंग बहरहाल नहीं थी, उन्होंने जो थी वो वही थी जब उन्होंने पहला बयान दिया। तो मेरा ख्याल है शहबाज गिल साहब ने गैर ज़रूरी तौर पे, क्योंकि उन्हें शौक़ है चीज़ों की वजाहत करने का विदाउट द कंसर्न ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मुझे पूरा यकीन है कि ये वज़ीर आज़म के कंसर्न से वजाहती बयान नहीं आया, वरना प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक सिंपल सा स्टेटमेंट आ सकता था, लेकिन वो स्टेटमेंट नहीं आया, वो वजाहत नहीं आई, और मुझे नहीं लगता है कि वो वजाहत आएगी। ठीक है महमद जी, देखिए रीना, पहली चीज तो ये मेरे ख्याल में ये जो वजाहत आनी चाहिए थी, हो सकता है कि वज़ीर आज़म की कंसेंट से ही आई हो, गिल साहब की भी, लेकिन जो आनी चाहिए थी मेरे ख्याल में फॉरेन ऑफिस से आनी थी। वो ज्यादा बेहतर होता कि अगर यहाँ शाह कुरैशी साहब या फिर फॉरेन ऑफिस की तरफ से ट्वीट आ जाती इसके ऊपर, अगर खान साहब वज़ीर आज़म साहब खुद निकलना चाहते थे। अब आप ये देखिए कि ये क्या डिलिब्रेट था या स्लिप ऑफ टंग थी। देखिए जो भी बात उन्होंने, आपने उनके क्लिप्स भी चलाए, आपने इंटरनेशनल मीडिया का भी चलाया और आपने लोकल मीडिया का भी चलाया, तो आप उसमें दोनों में फर्क साफ जाहिर है। इंटरनेशनल मीडिया में वो कोई और बात कहते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनकी ऑडियंस और, लोकल मीडिया में वो एक और बात कहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी ऑडियंस यहाँ पे क्या सुनना चाहती है या वो यहाँ पर क्या कॉन्ट्रोवर्शियल चीज नहीं कह सकते, तो वो यहाँ पर कोई और बात कहते हैं। फिर असल मसला अलीना इसका इसलिए है, जिस तरह मदर साहब ने भी FATF का जिक्र किया, ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आपके वजीर आजम कह रहे हैं, तो इसको एक पॉलिसी स्टेटमेंट लिया जाएगा इंटरनेशनल। कल को इस पे सवाल उठेंगे, FATF में भी उठेंगे, हो सकता है अमेरिका भी उठाए, आपके फॉरेन ऑफिस से ये मुतालबा करे कि इसको जरा क्लैरिफाई तो करें कि ये क्या है, क्या ये पाकिस्तान की पॉलिसी स्टेटमेंट है, क्या अब हम एक दहशतगर्द को शहीद कहेंगे, क्या ये पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, पॉलिसी पोजीशन है। एक तो ये चीज। फिर दूसरी चीज है, जिस तरह बाबर ने भी बात की, इनकंसिस्टेंट नहीं है खान साहब की ये वैसे पुराने आप उनके बयानात या चीजें ले ले, लेकिन जो उन्होंने ये जिस कॉन्टेक्स्ट में कही थी वो बेसिकली फॉरेन रिलेशंस और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अपनी गवर्नमेंट में, कि हमारे यहाँ कितने कामयाब हो गए और पहले कितने बुरे ताल्लुकात थे या बदतरीन ताल्लुकात थे, वो उसकी बात शायद कर रहे थे। लेकिन ये कहते कहते वो थोड़े से मेरे ख्याल में जज्बात में, लेकिन मैं जज्बात में बह गए। मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि ना असल में ये इस तरह की बात करके ये एक डिससर्विस है हमारे उन शहीद फौजियों की, फौजी जवानों की जो शहीद हुए, 70,000 पाकिस्तानी जो हमारे पाकिस्तानी शहीद हुए ये वॉर ऑन टेरर के अंदर, ये दहशतगर्द हमलों के अंदर, तो ये डिससर्विस है उन लोगों के लिए। जिस तरह APS की बात कभी की मदर साहब ने और भी लोगों ने, तो ये इस तरह की जब बातें उन्होंने की, देखिए कॉन्ट्रोवर्शियल तो होगा ना, इंडिया ने भी उठा लिया, कल को अमेरिका भी उठाएगा, परसों आपसे FATF भी सवाल करेगा, लेकिन असल चीज तो ये है कि आपकी अपनी फौज से ये डिससर्विस है, आपके अपने शोहदा से ये डिससर्विस है। हम यौम शोहदा क्यों मनाते हैं? हम जो है पाकिस्तान के 70,000 लोगों ने जो अपनी जान की कुर्बानी, कोई शौक से तो नहीं, किसी को शौक तो नहीं है यार दहशतगर्दी के हमले में मरने का, वो लेकिन हम एक जंग जीते ना, दहशतगर्दी से हम जंग जीते। अब देख ले कि कितने होते हैं अटैक्स, काफी फीस हमने बड़ी हैवी प्राइस पे किया इस चीज के लिए। तो मेरे ख्याल में इसकी क्लैरिफिकेशन जरूर आनी चाहिए। बेशक अगर वज़ीर आज़म सब खुद देना चाहे तो खुद दे दे, वरना फॉरेन ऑफिस के थ्रू जरूर दे। सीरियस एक बात और अली ना, देखिए इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए कि इस पे एक इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी एबटाबाद वाक़े के बाद, और बहुत तवील सिटिंग थी उसमें नेशनल जॉइंट पार्लियामेंट में। फिर उनको ये भी देखना चाहिए कि जब वो ये बयान देते हैं तो दूसरी तरफ कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आती है कि अल-कायदा या तालिबान या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में बैंड हैं, तो आप एक आउटलाउड ऑर्गेनाइजेशन के बैंड सरबराह को आप ये कह रहे हैं, तो इसलिए नुक्ता नज़र आपका कोई भी हो, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन जो हैं
ये चीज़ें सामने नहीं पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरनाक हो सकती है। हमारे तमाम एनालिस्ट क्विकली बाबर सत्तार साहब, हमने पिछले 5-7 साल में वो नैरेटिव को रिस्पॉन्ड करते हुए ये कहा है कि हमने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, हमने सबसे बड़ी जंग लड़ी है, और अगर कुछ पहले की पॉलिसीज होंगी भी 90s की और बाद की अफगान जिहाद से रिलेटेड, वो खत्म हो चुकी हैं और अब एक नई पॉलिसी है। उस सारे नैरेटिव को इन्होंने खराब कर दिया है इस एक स्टेटमेंट देने की वजह से। वेरी ट्रू। तो हमारे तमाम एनालिस्ट का ये मानना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को इस पर वजाहत देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का गैर मोहतात रवैया न सिर्फ इससे दिल आज़ारी हुई है, बल्कि पाकिस्तान की एक जो पॉलिसी स्टेटमेंट है खारजा महाज के ऊपर, उसको भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद आके दूसरा सवाल रखेंगे एनालिस्ट के सामने और बात करेंगे साहिवाल रेंटल पावर रेफरेंस पर, जिसको रेंटल पावर रेफरेंस के नाम से आम इस्तिलाह में जाना जाता है। तो हुआ कुछ यूँ कि इतने सालों से रेफरेंस चल रहा था और अब इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की बरीयत की दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए उनको इल्ज़ामात से बरी कर दिया है। दीगर जो मुलव्विस थे उनको भी बरी किया है, लेकिन ख़ासकर इन दोनों का जिक्र करेंगे क्योंकि बड़ी देर से ये लोग इस रेफरेंस में मुलव्विस थे और इनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी और अब बिलाखिर बरी होना इतने सालों बाद। और इन लोगों ने दरख्वास्त ये की थी कि चूंकि कौमी ख़जाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है इसलिए इनको बरी किया जाए। एहतसाब अदालत ने बिलाखिर इनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इतने साल ये रेफरेंस चला, जो बदनामी हुई, जो साख को नुकसान पहुंचा इसमें मुलव्विस तमाम अफराद की, उनका अजाला कैसे होगा, क्या मुमकिन भी है? तो हम अपने एनालिस्ट के सामने सवाल ये रख रहे हैं कि राजा परवेज़ अशरफ की सालों तक की बदनामी का जिम्मेदार कौन है? ओपन ऑप्शन है सबके पास। मज़हर अब्बास साहब, एक अरसे से अफसोस के साथ बड़ा कहना पड़ रहा है, लेकिन राजा साहब के नाम के साथ रेंटल लगा दिया गया और किस तरह से वो इस्तेमाल हुआ। अब जब वो इल्ज़ामात से बरी हो गए हैं तो कौन कौन अजाला करेगा? क्या इसका अजाला हो भी सकता है? देखिए, ये मैं बहुत अरसे से ये बात करता रहा हूँ कि हम मुल्ज़िमों को मुजरिमों की तरह पेश करते हैं और इसमें सिर्फ नैब ही नहीं है, हमारे सियासी एक दूसरे के दो जो सियासी मुखालफीन हैं वो भी होते हैं। फिर मीडिया में इस तरह केस प्रेजेंट किया जाता है जैसे हम ही वकील हैं, हम ही प्रोसिक्यूटर हैं और हम ही जज हैं और हम जजमेंट भी दे देते हैं। मुझे हामिद सईद काज़मी साहब का केस याद है, जो रिलीजियस मिनिस्टर होते थे, हज स्कैंडल उस पर अल्टीमेटली क्या हुआ, वो भी बरी हो गए। अब उसमें दो चीज़ें होती हैं, या मुकदमा गलत था या मुकदमा गलत बनाया गया या मुकदमा गलत चलाया गया, लेकिन हर दो सूरतों में अल्टीमेट तो कोर्ट ने ही फैसला करना होता है, चाहे वो नैब ने गलत प्रेजेंट किया हो, प्रोसिक्यूटर्स गलत हों, केस गलत बनाया गया हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो शख्स बरी हुआ है वो उसके जो वो पीरियड है जिस पीरियड में हमने उनको इन खिताबात से नवाजा, और अभी मुझे नहीं पता कि ये केस और आगे अपील के मरहले में जा सकता है, हो सकता है कि नैब इसके खिलाफ अपील कर दे, आई डोंट नो। लेकिन सिर्फ इतना ये ज़रूर है कि हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि फिर अगर कोई मुल्ज़िम होता है तो उसे मुल्ज़िम ही की तरह ट्रीट करना चाहिए, मुजरिम की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। हम सज़ा सुनाने से पहले, अदालत सज़ा सुनाने से पहले हम खुद सज़ा सुना देते हैं, हम खुद डिक्लेयर कर देते हैं उसको, हम इस तरह का नैरेटिव बिल्ड कर देते हैं, हम ये वो परसेप्शन बना देते हैं आदमी के बारे में। तो कोर्ट को कुछ तो करने दें, कोई काम तो कोर्ट को भी करने दें। तो अल्टीमेटली उसमें होना तो ये चाहिए कि जितना आपने उसको चार्ज लगाया है, जितना स्ट्रॉन्ग एक्विजिशंस हैं, उसको नैब के ऊपर उतना ही फाइन होना चाहिए, उतना जिन्होंने प्रोसिक्यूटर पे वही फाइन होना चाहिए। हमारे यहाँ क्योंकि डिफेमेशन लॉ तो स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, तो डिफेमेशन लॉ अगर इस मुल्क में स्ट्रॉन्ग हो तो फिर आप स्ट्रॉन्गली जाके उसको अपने आप को उसमें क्लेम भी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है कि केसेस को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरीके से उसकी हाइप बनानी चाहिए और किस तरीके से केस को लड़ना चाहिए। ये जो कानूनी पहलू है ना, मज़हर साहब, बाबर सत्तार साहब के पास लेके चलते हैं। बाबर साहब, थोड़ा सा हमें इसके कानूनी नुक्ता नज़र और पस मंज़र से भी आगाह कीजिएगा। दूसरी बात, इतने साल गुजरने के बावजूद क्या वजह है कि नैब अपना केस उसके ऊपर सही तरह से उसको फॉलो नहीं कर पाता, सबूत नहीं ला पाता, और जो साख मुतासिर हो रही है जिस पे इल्ज़ाम लगता है वो तो अलग। देखिए, केस के अंदर क्या होगा कि बेचारे मोहम्मद बशीर साहब से भी नहीं हो पाया ये, कि वो भी कन्विक्ट नहीं कर सके, तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कमजोर केस होगा। इसमें दो तीन बातें सामने आ रही हैं।
हमें एक रविश नजर आई इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में, और चाहिए राजा परवेज अशरफ साहब को कि डेफेमेशन का सूट फाइल करें हम इफ्तिखार चौधरी साहब के अगेंस्ट, क्योंकि वहां से ये सारी कहानी स्टार्ट हुई थी। ये केस को मोटो में उठाया गया था, कहा गया था कि ये 14 रेंटल पावर्स हैं, इन्हें प्रोक्योरमेंट के अंदर पैसे खाए गए, इन्हें जो मोबिलाइजेशन एडवांस दिए गए वो ज्यादा थे, इन्होंने वक्त के ऊपर, और आपको याद होगा कि वो बड़ा एक्यूट पावर क्राइसिस था उस वक्त। पता नहीं कितने कितने घंटे लोड शेडिंग होती थी, ज्यादा टाइम लोड शेडिंग होती थी, कम टाइम बिजली आती। उस माहौल में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, इफ्तिखार चौधरी साहब ने सुओ मोटो लिया, उन्होंने कहा पावर प्रोजेक्ट बंद करें, और उस वक्त से हम में से कुछ लोग कर रहे थे क्रिटिसाइज कि ये सुओ मोटो का जो रवाज है, आप एक तरफ अदालत लगाते हैं, दूसरी तरफ मीडिया में अदालत लगती है, आप लोगों को इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के बजाय आप उन्हें गिल्टी डिक्लेयर कर देते हैं, लोग टीवी के ऊपर बैठ के कहते हैं ये सारे चोर हैं, उसके बाद फिर फेयर ट्रायल पॉसिबल नहीं है जब आप अदालत में उस चीज को लेके जाते हैं। तो एक तो मीडिया के ट्रायल का इशू है, दूसरा इशू है कि सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आई हो तो कौन, बड़ा मुश्किल हो जाता है छोड़ना। ये भी मोहम्मद बशीर साहब ने हिम्मत की, क्योंकि वो उस वक्त के जज सारे रिटायर हो गए हैं गालिबन, तो इस वजह से उन्होंने उन्हें बरी कर दिया। लेकिन काजमी साहब, जिस तरह मजहर साहब ने जिक्र किया, उन्हें तो जाके हाई कोर्ट से रिलीज नीचे उनकी भी कन्विक्शन हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन्हें अरेस्ट कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था रिस्पोंडेंट्स को अरेस्ट करें वरना नैब जिम्मेदार होगी। तो कल जो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में कह रहे थे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, भाई बिल्कुल होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का आपका तरीका गलत है। आप पहले से डिटरमिन कर लेते हैं कि हमने किस बंदे को पनिश करना है, उसके खिलाफ अकॉर्डिंगली केस बनता है कि जी पनिश तो इसे करना ही करना है। हम बैठ के मीडिया पे उसका ट्रायल करते हैं, उसे चोर डाकू डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद यानी इन्वेस्टिगेशन तो बाद की बात है ना, आपने पहले से फैसला कर लिया, और फिर कन्विक्शन के साथ पनिशमेंट का ताल्लुक नहीं है। जो परवेज अशरफ साहब ने जो कुछ अभी डील कर लिया, यही इनकी पनिशमेंट थी कि आप बेलें करवाते रहें, आप ताने सुने लोगों के, आप डिफेम हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि ना सिर्फ वो डिफेम हो गए, हमारा लीगल सिस्टम भी डिफेम हो गया आज, और शायद इसके ऊपर भट्टी साहब मजीद रोशनी डालें, लेकिन आज आधे लोग कहेंगे ये किस तरह का जस्टिस सिस्टम है जिसके अंदर राजा परवेज अशरफ जैसा बंदा कन्विक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने कलेक्टिवली एक नेशनल ट्रायल चला के आधे लोगों के दिमागों में ये बात डाल दी है कि ये बंदा करप्ट था और इसे पनिश होना चाहिए था, इसे चौक पे लटकना चाहिए था। उसके बाद आपने उसे छोड़ दिया क्योंकि आपकी फाइल में कुछ नहीं है। सो ये पूरे का पूरा जस्टिस सिस्टम, हमारा अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, और इसमें मजहर साहब ने तो कहा कि कुछ काम अदालत पे छोड़ देने चाहिए, अदालत को भी कुछ काम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ऊपर छोड़ने चाहिए। यहाँ पे ना सुओ मोटो हुआ होता, ना इस तरह के बॉन्डे केस पर। ठीक है जी, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जैसे कि हम बात कर रहे थे, हम जस्टिस सिस्टम की तो बात कर रहे हैं महमल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम थोड़ा सा पहले जाएं तो 2009 का गालिबन ये केस है, तब भी यही देखा गया कि किन मकासद के लिए ये तो हम बेहतर नहीं जानते, लेकिन बादी नज़र में ऐसे ही लगता है शायद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो अभी भी हम नैब के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, 2009 में भी इसी तरह से ओपोनेंट्स ने केस बनाया और आज 2020 में उसका फैसला है। देखिए लीना, इसमें ना दो तीन चीज़ें हैं। एक पहली चीज़ तो जिस तरह बाबर ने बात की भी, इफ्तिखार चौधरी साहब ने ये केस लगाया और उन्होंने, नैब ने तो उस वक्त एक्चुअली कहा जी हमारी तो तैयारी मुकम्मल नहीं है, वक्त लगेगा इसकी वो रेफरेंस का केस बनाने में, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी बनाए, उन्होंने इंस्ट्रक्ट कर दिया कि ये फाइल किया जाए। तो फिर जाहिर बात है जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप इंकार कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ हुई। अच्छा, फिर एक और बात ये स्टार्ट हो गई कि ये 22 अरब का कोई केस है, हालांकि उसके अंदर भी अगर तहकीक की जाए तो 18 अरब रुपए थे जो कि इन आरपीपीज को एडवांस में दिए थे, जो कि बाद में उन्होंने बाय द वे वापस भी किए, और बल्कि वो पे ऑर्डर उन्होंने वापस किया। फिर उसके ऊपर शायद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14% इंटरेस्ट रेट है, वो भी वापस करो, तो वो भी किया गया। लेकिन बाद में उसके खुमियाजा हमें ये भुगतना पड़ा कि ये कारके और ये रेको देख और इस तरह की जो मजीद इस तरह के केसेस है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने खुद सो मोटो लिया या वो बंद कर दिए वो प्रोजेक्ट, उसके ऊपर हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेनल्टीज पाकिस्तान की हुकूमत को देनी पड़ी है या उन्हें पड़ी है। अच्छा,
अब इसके अंदर भी मैंने जिस तरह पहले कहा 2-3 चीजें। पहले इन्होंने कहा मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, वो उस वक्त मिनिस्टर थे। देखिए खाली मिनिस्टर इतनी बड़ी जो चीज होती है ना उसकी डिसीजन ही नहीं सकता। ये सारे प्रोजेक्ट मुशर्रफ दौर के पाइपलाइन में थे, लेकिन उसकी वजह ये थी कि ये आगे क्यों नहीं बढ़ सके, क्योंकि वो 7% एडवांस तो देना था, लेटर ऑफ क्रेडिट जो बैंक से लेना होता है वो काफी महंगा पड़ रहा था। तो फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, खासतौर पर जो शौकत तरीन साहब जो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ECC डिसाइड की। उन्होंने ये कहा कि 7 से 14% आप एडवांस कर दे ताकि लेटर ऑफ क्रेडिट ना हमें देना पड़े, पाकिस्तान के एक्सचेकर को नुकसान ना हो। नुकसान से बचाने के लिए उन्होंने ये फैसला किया और फिर ये एडवांस जो है दिया गया, क्योंकि बिजली का भी बहुत बड़ा मसला था उस वक्त, उसको भी एक हल करना था। स्टॉप कैप एक अरेंजमेंट की सही थी नहीं, ये तो आप डिसाइड कर सकते। लेकिन क्या हुआ, इस केस की वजह से राजा साहब की रेपुटेशन बर्बाद हुई। आपको पता है उनको किन अलकाब के साथ जो है ऑपोजिशन के लोगों ने और मीडिया के लोगों ने उनको एक दे दिया गया, टैग दे दिया क्या, जो कि बड़ा ही डिरोगेटरी था। आज भी मैं आपको ये कहूँ कि नैब का जो मकसद है, देखिए वो इससे भी जाहिर होता है कि नैब का मकसद वो रेपुटेशन बर्बाद करना है, साफ करना नहीं है। अगर साफ करना होता तो आज एहसन इकबाल साहब ने पूछा कि मुझे जो इतनी देर जेल में रखा है तो मेरे ऊपर केस किधर है। ये बात भट्टी साहब से पूछते हैं, ठीक है भट्टी साहब, मेमल जो कह रही हैं कि इससे आया होता है कि नैब का मकसद शायद सिर्फ लोगों की साख मुतासिर करना है, एक्चुअली केस को प्रोब करना नहीं है, तो क्या आप समझते हैं सही है? पहली बात तो यह है कि बाबर साहब का शुक्रिया कि वो कहीं ना कहीं से मुझे दरमियान में ले आते हैं और अल्लाह उन्हें खुश रखे। यानी पहले तो मुझे लिफ्ट ही नहीं कराते थे, मिस कर रहे हैं पहले तो लिफ्ट ही नहीं कराते, पहले तो लिफ्ट ही नहीं कराते थे, अब छोड़ते ही नहीं है जो भी जिक्र हो मुझ में ले। और आज तो बेनज़ीर साहबा ने भी मुझे कहा है कि 10 भट्टी व्हाट्सएप ग्रुप की होंगे ने, किसी दिन बता दूंगा, आज रहने मैंने कहा है ये कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ से मैसेज आता है और फिर सब ट्वीट्स हो जाती हैं एक साथ ही। वो कहना चाह रही है कि हमें भी ऐड कराएं भट्टी साहब, हमें ऐड कराएं उसमें। नहीं मैंने ऐड नहीं मैं कर दूंगा ऐड, इनके बगैर मर्जी के ही कर दूंगा ऐड, ताकि इनको भी बर वक्त ट्वीट मिला करें। अच्छा, पहली बात यह कि साहिवाल रेंटल पावर केस, राजा परवेज अशरफ समेत 10 मुलजमान थे। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाना, 22 अरब मालियत के ये रेंटल पावर मनसूबों में 11 रेफरेंसेस हैं जो दायर किए गए। 2014 में आप अंदाज़ा करें, 2014 में मुलजमान पर फ़र्द जुर्म आयद की गई। शौकत तरीन और इस्माइल कुरैशी साहब ने इसमें बरियत की दरख्वास्त भी दी थी जो मुस्तरद हो गई थी। और रवां साल जनवरी में नैब कवानीन में एक तब्दीली सरकार तरमीम लाई, आर्डीनेंस, जिसमें ताजरों, ब्यूरोक्रेट्स को छूट मिली और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को भी रिलीफ मिला। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने दरख्वास्त दी कि हालिया तरमीम के बाद इन पर यह केस नहीं बनता, और इन्हें वो जवाब दिया गया कि तरमीम का इतलाक पहले से दायर केसेस पर नहीं है। राजा साहब ने इसको चैलेंज किया और कहा कि नई तरमीमी आर्डीनेंस के बाद इनके खिलाफ बेकायदगियों का ट्रायल नहीं हो सकता और लिहाजा वो बरी हो गए। अदालत ने कहा कौमी ख़जाने को नुकसान नहीं पहुंचा। अब ये छोड़ दें, ये बहस मैं छोड़ देता हूं कि ये इस तरमीमी आर्डीनेंस का करिश्मा है या राजा साहब का अपनी ज़ाती मेहनत है। ये अब लेकिन ये ज़रूर है कि अब ताजर, ब्यूरोक्रेट्स, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इसमें से एक पतली गली या एक चोर दरवाज़ा खुल गया है, उसमें से निकलते जाएंगे। बाकी जहाँ तक ये है कि सवाल इस सालों की बदनामी का जिम्मेदार कौन है, मैं ये भी छोड़ देता हूँ कि इस मुल्क की भी एक साख थी। इस मुल्क के जिन कामों के लिए इनको बुलाया गया था, लाया गया था, क्या ये वही काम कर रहे थे? 35 वॉल्यूम्स, 10 वॉल्यूम्स, पनामे, अकामे और अपने इदारे और अपने जो बिजनेस और इस मुल्क के इदारे तबाह बर्बादी हुई पड़ी है। कोई एक इदारा मुझे बता दें जो इसमें हो, प्रॉफिट में हो। कोई एक इदारा बता दें जो प्रॉफिट में हो। अल्लाह के फजल से कोई एक इदारा प्रॉफिट नहीं। कितना कर्जा, कितना सूद। मैं मदर साहब से एग्री करता हूं कि बहुत सारे केसेस बनाए जाते हैं, बाबर साहब से भी एग्री करता हूं। अक्रॉस द बोर्ड नहीं है साहब, नैब में कमियां कोताहियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। झूठे भी बनते हैं, सच्चे भी बनते हैं, लेकिन इस खुदा के लिए इस पाकिस्तान जिसका नाम था, ये कल उसामा शहीद, परसों पायलट मशकूक, आज ये साहब, कोई इसका भी कोई कर लें, इसकी भी साख थी। ये इस तरह चला था, ये इस तरह वो इस मुल्क के निज़ाम था, ये इस तरह हम यतीम मस्कीन थे।
किसी को साफ पानी नहीं मिल रहा, किसी को टीका दवाई नहीं मिल रही, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। राजा परवेज अशरफ ते, गिलानी साहब ते, जरदारी साहब ते, बिलावल साहब ते, नवाज शरीफ साहब भाग लगे रहन। कोई एवन फील्ड, कोई सरे महल, कोई कुछ मनी ट्रेल है, कोई नहीं लगे हुए हैं। कुछ सारे ही बेगुनाह हैं, सब भी बेकसूर हैं। ये इंतकाम नैब भी ले रहा है सारों से, ये बुरा नैब भी है। सवाल पे आ जाएं जी सर, छोड़ें ये तो मेरा मसला है जिसमें मैं रुलता रहता हूँ, बाकी का मसला छोड़ें। ये अच्छा, ये इसमें कौन है इन्वॉल्व? राजा साहब खुद इन्वॉल्व है, जिन्होंने इस तरह के मशकूक मंसूबे लगाए जिस पर 11 रेफरेंसेस बढ़े। ये निज़ाम है जिसमें चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसमें कोई यहां तक बात क्यों पहुंचती है वो इन्वॉल्व नहीं है। साकिब निसार आज बुरे हैं क्योंकि वो जा चुके हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब बुरे हैं क्योंकि वो जा चुके हैं। कुछ गलतियां भी की PKLI जैसे और स्टील मिल, लेकिन बाकी सारी भी उनकी झोलियों में डाल दो, सब बुरे हैं, वो बड़े बुराई के मंबा हैं बस। अच्छा, फिर उसके बाद ये नैब इंतकामी है, बुरा है, जो बड़ों से सवाल पूछता है, इन हमारे फेवरेट से सवाल पूछता है। आगे आ जाएं। फिर उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्शीद साहब बुरे हैं। फिर आखिरी जुमला, मुझे पता है मैडम शेख, मैं आखिरी लम्हों पे पहुंच गया हूं। फिर उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी, खुर्शीद साहब बुरे हैं जिन्होंने चेयरमैन लगाया। फिर PP और नून लीग बुरी हैं, ये कसूरवार हैं जो 3-3 बारियां लेगी, जिन्होंने नैब खत्म करना था, जिनकी मिसाके जमहूरियत में नैब था, जिन्होंने नैब में कवानीन में तरमीम लानी थी, काले कवानीन बदलने थे। अच्छा, इस नैब को सही रस्ते पे डालना था, वो नहीं। अच्छा, फिर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जिन्होंने इसको अप्रूवल दी। हम भट्टी साहब की बात मानते हैं, हम कहते हैं बड़े सीरियस केसेस सब कुछ, लेकिन हम भी यही चाहते हैं जो भट्टी साहब चाहते हैं। फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि नैब सही तरह से प्रोब करे और सबूत लेके आए और फिर मंतकी अंजाम तक पहुंचाए? जब इतने सालों बाद भी बरी ज़िम्मेदारी कर देना है आपने, तो फिर फायदा क्या? अलीना, ये मेरे ख्याल से एक और केस है जो नैब कामयाबी से चला नहीं सकी। और ये जो लिस्ट है ना इस किस्म के केसेस की, वो इतनी बढ़ गई है। हम इस शो पे इतनी दफ़ा इस किस्म के केसेस की बात कर चुके हैं। अच्छा, अगर आप नैब की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे उन्होंने दी हुई है एक लिस्ट मेगा करप्शन केसेस की। उसमें ज़्यादातर सियासतदानों के ख़िलाफ़ केसेस हैं, मेगा करप्शन केसेस। उसमें 180 केसेस हैं मेगा करप्ट केसेस। उसको आप, अच्छा ये तो चले 2009 का केस था जो परवेज अशरफ के खिलाफ था, लेकिन उस पे केसेस हैं 2001 से 2000 से, इतने पुराने केसेस हैं। अच्छा, उस लिस्ट में आप देख लें कि कितने केसेस हैं जिसमें सज़ा हुई है, मतलब कन्विक्शन हुई है। सिर्फ 4 केसेस हैं। 180 केसेस में से सिर्फ 4 केसेस हैं जिसमें कन्विक्शन हुई है। और नैब कहती है कि हमारा कन्विक्शन रेट है 70%। तो किधर हो रही है कन्विक्शन? कौन से केसेस हैं जो नैब कामयाबी से अदालत में चला पा रही है या अदालत उठा के उसको बाहर नहीं फेंकती? हम इतनी दफ़ा इसके बारे में बात कर चुके हैं। देखिए, परवेज़ अशरफ साहब क्या करेंगे? वो तो कुछ नहीं कर सकते, उनकी इखलाकी जीत है। ठीक है, अगर वो उसको अदालत में लेके जाना चाहते हैं, एक डेफेमेशन लॉ सूट फाइल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन करना तो हुकूमत ने है। जो सियासी जमात अभी हुकूमत में है उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने नैब के साथ क्या करना है। ठीक है, गो के हमारे तमाम एनालिस्ट की एक राय, लेकिन जैसे कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये अभी तक कोई हमें नहीं बता पाया कि ये जो इतनी ज़्यादा डिले हुई है और साख मुतासिर हुई है राजा साहब की, कौन पाकिस्तान में कौन, अभी भट्टी साहब ने इतनी लंबी फहरिस्त दी, कौन नहीं कहता कि आप करप्ट लोगों को सजा ना दें? किसने रोका है? जिन जिन लोगों की उन्होंने निशानदेही की, आखिर क्या वजह है कि इन लोगों को सजाएं नहीं होती? जब आप कहते हैं कि आप नैब भी बड़ा अच्छा काम कर रही है, फलां भी अच्छा काम कर रहा है, मैं तो तरस गया हूं सजाएं सुनने को। मैं तो तरस गया हूं वो सारी दौलत को वापस लाने को जिसके दावे किए जाते हैं। बिल्कुल सही आप बात कर रहे हो, हम सबकी ये एक्सपेक्टेशन थी मज़हर साहब, लेकिन लाइक आई सेड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जितनी आप देर लगाते जाएंगे लोगों का निज़ाम इंसाफ के ऊपर से एतबार उठता जाएगा। इसी नोट पर हम प्रोग्राम क्लोज करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।